हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो जो प्रीवियस लेक्चर हुआ मेरा पहला लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था आप लोग देख लो। जो लोग आज फर्स्ट क्लास में आए हैं, हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन है उसमें रिप्रोडक्शन जो हम लोग स्टार्ट किए थे कि वाई इज़ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, है ना। वी नो दैट ह्यूमंस जो होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, या जिसको हम डायोशियस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड, राइट। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट था, कौन कौन से इवेंट्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये हम लोगों ने डिटेल में देखा था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसमें सीखा था। और उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक और डिटेलिंग में करेंगे। जो लोग आज पहली बार आए हैं मेरे लेक्चर में, वो प्लीज़ पहला लेक्चर इसको देख लीजिएगा। देन वी स्टडीड दो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारा टेस्टिस होता है। जो सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डक्ट्स होता है, उसमें डक्ट्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, और पेनिस आता है जो कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, राइट। ये डक्ट्स में, ग्लैंड्स में और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन लोग आते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था, राइट। उसके बाद से हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में बात किया था कि टेस्टिस जो लोकेटेड है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। इसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म बनाता है और एंड्रोजन्स बनाता है। इसका लेंथ और विड्थ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों के बारे में मेंशन्ड है। और आपको मालूम है कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो टेस्टिस है वो लोकेटेड होगा कहाँ पर, इनसाइड या आउटसाइड, बताइए। ऑब्वियसली आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो जो टेस्टिस होगा ह्यूमंस के केस में वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होगा, दैट मीन्स इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट, कि जो स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर है। यानी स्पर्म बनाने के लिए जो तापमान चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, किससे, बॉडी के टेम्परेचर से। यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 34 to 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। और जो टेस्टिस है इट इज़ लोकेटेड इन द स्क्रोटम। आपको मैंने दो मसल्स के बारे में भी बताए थे, एक हमारा क्रीमास्टर मसल था और एक डार्टस मसल था, राइट। क्रीमास्टर मसल जो है वो इंग्विनल कैनाल में स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर मौजूद था, और डार्टस मसल जो था वो बेसिकली जो स्क्रोटम है उसके वॉल के पास मौजूद था, अराउंड द टेस्टिस, राइट। ये क्रीमास्टर मसल और डार्टस मसल दोनों क्या करते हैं, टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे, तो बाय ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग द यू कैन से स्क्रोटम एंड टेस्टिस ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और लूजनिंग द स्क्रोटम एंड टेस्टिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर सीजन, राइट। तो ये भी आपको मैंने बता दिया था। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो टेस्टिस है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी कि इनसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, जैसे एलिफेंट, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, या जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं उनके कंडीशन में। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी वी कैन से कि मैमल्स होते हैं जिसके केस में क्या होता है कि वो टेस्टिस कभी अंदर हो सकता है कभी बाहर हो सकता है। जैसे अगर हम लोग सीजनल ब्रीडर्स की बात करें, है ना, जो कि पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे, जैसे कि एग्जांपल में वी कैन टेक बैट। बैट जो है जिसको हम टेरोपस बोलते हैं, राइट। इसका जीनस का क्या नेम है, टेरोपस, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, राइट। इसको हम लोग वी कैन से फ्लाइंग फॉक्स ऑल्सो, इसको फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं, और ये एक मैमल है। तो इसके कंडीशन में क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर आ जाता है, और जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है तो टेस्टिस जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है। अंडरस्टूड और नॉट। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन कर जाएगा, किसके थ्रू, एक कैनाल के थ्रू जिसका नाम था इंग्विनल कैनाल। और कौन सा हार्मोन इसको डिसेंड डाउन करने में हेल्प करेगा, द नेम ऑफ द हार्मोन वाज टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ रहा है कि नहीं, उस हार्मोन का क्या नाम था, टेस्टोस्टेरोन नाम था। अंडरस्टूड। ये चीज़ भी आपको मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन था जिसके थ्रू ये डिसेंड डाउन करेगा, ओके। उसके बाद से जो इंग्विनल कैनाल है, जब उसके अंदर टेस्टिस डिसेंड डाउन कर जाएगा, उसके बाद उस इंग्विनल कैनाल के साथ क्या होता है, तो वो फाइब्रस टिश्यू से भर जाएगा, उसमें नर्व्स आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स आ जाएगा, क्रीमास्टर मसल, वास डिफरेंस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और वो एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं।
अगर मान लीजिए टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन नहीं कर पाता है, कहाँ पे, एब्डोमेन से स्क्रोटम में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, क्रिप्टोरकाइडिज्म, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन। अंडरस्टूड, व्हेन द टेस्टिस इज अनेबल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम देन दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। और क्रिप्टोरकाइडिज्म की वजह से जो मेल है वो स्टेराइल हो सकता है, वो बाप नहीं बन सकता है, और एक सर्जरी के थ्रू उसको उसका जो टेस्टिस है उसको हम एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर लेकर आते हैं। तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और क्रिप्टोरकाइडिज्म के कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर का जो चांस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो टेस्टिस है उसके बाहर 3 कवरिंग्स है, राइट। जो हमारा एनसीईआरटी बुक है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वी हैव आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस, देन वी हैव इनर मोस्ट ट्यूनिका वैस्कुलोसा, और मिडिल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज उसके आगे जो चीज़ें हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अंडरस्टूड। अब हम लोग उसके आगे के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हम लोग टेस्टिस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। तो जो टेस्टिस होगा ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। 2 टेस्टिस मौजूद हैं, और एक टेस्टिस के अंदर अगर हम लोग बात करें, एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इस कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ में आ रहा है। एक टेस्टिस के अंदर तकरीबन 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। आपका एनसीईआरटी बुक 250 कंपार्टमेंट्स बोलता है या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलता है। जैसे अब ऑरेंज आप जानते हो, सबने ऑरेंज खाया होगा, तो ऑरेंज को जब हम पील आउट करते हैं तो उसमें जिस तरह से लोब्यूल्स अरेंज होते हैं उसी प्रकार से जो टेस्टिस है उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अरेंज होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को एक्चुअली में कौन बनाता है, हु एक्चुअली पार्टीशंस द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, राइट, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वही फॉर्म कर रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये देखिए मैंने लिखवाया था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और वो ये क्या कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टेस्टिस को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, और उस डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हैं। अब कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है एक टेस्टिस में, 250 के करीब, 250 के करीब, यानी कि एक ह्यूमन के अंदर तकरीबन 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, क्योंकि टेस्टिस का नंबर 2 है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर टीएल का मतलब क्या हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जहां स्पर्म बनेगा। क्या बोला मैंने कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, right. Seminiferous tubule is present in the testis where the spermatogenesis or formation of sperm will occur. Understood. यही वो जगह है जहाँ पर sperm का formation होगा, spermatogenesis होगा। Understood. कैसे spermatogenesis होगा वो भी हम लोग easily देखेंगे, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि spermatogenesis कैसे होता है। तो यही वो जगह है जहाँ पर sperm का formation होगा, spermatogenesis होगा। अंडरस्टूड। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी 2 प्रकार के टिश्यूज होंगे, नॉट टिश्यूज एक्चुअली, 2 प्रकार के सेल्स होंगे। एक सर्टोली सेल होगा और एक मेल जर्म सेल होगा जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो वो जो चीज़ें जो हैं हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या मैंने बोला आपको कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें 2 प्रकार के सेल्स हैं जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। वन इज नोन एज मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो होता है, मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अंडरस्टूड। स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम इज द सिंगुलर एंड गोनिया इज द प्लूरल। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये किससे लाइंड है या किसका बना हुआ है, तो इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ओके, क्यूब लाइक जो इपिथेलियल टिश्यू होता है उसका बना हुआ है। ये आपने हो सकता है एनिमल जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें ये पढ़ा होगा। दूसरा होता है सर्टोली सेल।
सर्टोली सेल, जिसको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सस्टेंटाक्यूलर सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सर्टोली सेल है ये किससे बना हुआ है, तो इट इज़ एक्चुअली लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम से लाइंड है। सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम क्या होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। अंडरस्टूड, ये इपिथेलियल टिश्यू टॉल एंड स्लेंडर सेल्स का बना होता है। स्लेंडर मतलब थिन, लेकिन लंबे लंबे सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड होगा कहाँ पर, बताइए, आप लोगों को याद होगा शायद। तो जो न्यूक्लियस होता है कॉलमनर इपिथेलियम में, वो सेंटर में ना होकर बल्कि बेस में होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें किसका, टेस्टिस का, तो वो हम लोग बात कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किस चीज़ का, टेस्टिस का। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो जैसे मैंने बताया कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, राइट, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, टेस्टिस को, कई सारे कंपार्टमेंट्स में, राइट। ये देखिए, ये कंपार्टमेंट्स हैं जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड कर रहा है ना। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, किस नाम से जान रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट व्हाट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो आपके कंपार्टमेंट्स हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स आपके बने इसको हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो चीज़ स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है उसके बाहर क्या होता है, आपको याद होगा, ट्यूनिका वी कैन से वैजिनालिस इफ़ यू रिमेंबर। इसके बाहर क्या होता है, ट्यूनिका वैजिनालिस होता है, सबसे आउटर मोस्ट, राइट। ट्यूनिका का वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्यूनिका वर्ड आता है ट्यूनिक से। ट्यूनिक वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कवरिंग, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यूरोकॉर्डेटा, जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। तो ट्यूनिका वर्ड कम्स फ्रॉम ट्यूनिक, ट्यूनिक मीन्स कवरिंग, अंडरस्टूड। तो ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, अंडरस्टूड। और अंदर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भी अंदर होगा दैट इज़ नोन एज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ओके, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है यही पार्टीशन करता है, यही डिवाइड करता है किसको, जो टेस्टिस है उसको कंपार्टमेंट्स में, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब आपको मैंने क्या बताया कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तकरीबन 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन के अंदर कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर कैसे बनना चाहिए, है ना। तो आपको मालूम है कि टेस्टिस का नंबर कितना है, 2, और एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो 2 टेस्टिस में कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली टेस्टिकुलर लोब्यूल, देयर विल बी 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन अ ह्यूमन, राइट, बिकॉज एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो जाहिर सी बात है 2 टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो 1 से 3 अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो 500 से 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा एक ह्यूमन के अंदर। अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इजी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एक मेल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा और वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एसटी स्टैंड्स फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है इट इज़ अकरिंग इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओनली। ओके, उसके बाद से क्या हो रहा है कि इससे एक डक्ट बाहर निकल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक डक्ट स्पर्म को बनाता हुआ बाहर निकल रहा है। स्पर्म कहाँ बन गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अंडरस्टूड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल होता है, देखिए यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, मेल जर्म सेल, जिसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसका नाम बताया है, इसका काम नहीं बताया। अंडरस्टूड। क्या होता है ना कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है या जो मेल जर्म सेल है यही एक्चुअली में डिफरेंशिएट करेगा और स्पर्म बनाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में एक लाइन भी लिखी हुई है कि स्पर्मेटोगोनियम फाइनली अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म और मेल जर्म सेल। तो
तो स्पर्मेटोगोनियम में फाइनली मियोटिक डिवीजन होगा और उसी से आपका जो स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है वो बनेगा। अंडरस्टूड। तो स्पर्मेटोगोनियम में स्टार्टिंग में माइटोसिस होता है और सबसे लास्ट में मियोटिक डिवीजन होगा और उसी की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पर मौजूद होंगे? तो ये मौजूद होंगे इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और ये किसके बने होंगे, किससे लाइंड होंगे? तो ये लाइंड होंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। सो आई होप टिल नाउ आई एम वेरी क्लियर। तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब इसमें स्पर्म बन जाएगा तो ये एक डक्ट के थ्रू स्पर्म बाहर निकलेगा। ये डक्ट का नाम जो है ये तुम्हारे बुक में, आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा हुआ है। इट इज़ एक्चुअली ए स्ट्रेट ट्यूब। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट ट्यूबुलाई रेक्टाई। अंडरस्टूड। इसका नाम क्या है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। समझ में आया? आपको याद रखना है ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। और उसके बाद से क्या होता है कि ये जो आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई है वो आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में ऐसे मर्ज कर जाएगा। अंडरस्टूड। देयर विल बी अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट विल बी फॉर्म्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बन रहा है ना। यानी स्पर्म जो है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई में गया, उसके बाद जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है विच इज़ ऑल्सो रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक, इसका नाम एनसीईआरटी बुक जो है वो मेंशन कर रहा है और इसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेटेटेस्टिस। अंडरस्टूड। ये रेटेटेस्टिस क्या है? इट इज़ एक्चुअली नेटवर्क। किस चीज़ का नेटवर्क है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। अंडरस्टूड। जो आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई है उसका नेटवर्क जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेटेटेस्टिस बोल रहे हैं। उसके बाद से क्या हो रहा है बेसिकली? तो उसके बाद से फिर एक डक्ट आ रहा है जो कि इसको लेकर जा रहा है आगे स्पर्म को। और ये जो डक्ट है वो स्क्रोटम से, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, नॉट स्क्रोटम एक्चुअली, यस स्क्रोटम बेसिकली हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको समझा दूँ। ये जो एक डक्ट है जो कि रेटेटेस्टिस के बाद आएगा। अंडरस्टूड। और ये क्या कर रहा है ना, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को बाहर निकल के ले जा रहा है ना। इसका नाम क्या है? दिस इज़ नोन एज वासा इफरेंशिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट वासा इफरेंशिया। ठीक है। वासा इफरेंशिया जो है ये क्या कर रहा है? ये स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकाल रहा है। कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन जो है स्पर्म को या टेस्टिस को लीव कर रहा है तो आपका आंसर होगा वासा इफरेंशिया। इट लीव्स टेस्टिस। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकाला कौन? वासा इफरेंशिया। समझ में आ रहा है? स्क्रोटम से भी स्पर्म को बाहर निकालेगा एक स्ट्रक्चर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका नाम होगा वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। तो टेस्टिस को जो लीव कर रहा है स्ट्रक्चर उसको हम बोल रहे हैं वासा इफरेंशिया। और जो स्क्रोटम को लीव कर रहा है उसको बोलते हैं हम डक्टस डिफरेंस, या उसका नाम है वासा डिफरेंशिया, या उसको हम वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके। तो अगर क्वेश्चन आए कि हु लीव्स द टेस्टिस तो योर आंसर शुड बी वासा इफरेंशिया। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। उसके बाद से सबसे बड़ा पोर्शन आता है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन आता है किसका? मेल डक्ट सिस्टम का। और उसको हम क्या बोल रहे हैं? इपिडिडाइमिस। यहाँ देखिए, ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये आपका इपिडिडाइमिस है। ठीक है। ये आपका इपिडिडाइमिस है। ठीक। और ये इपिडिडाइमिस जो है ये इसके 3 पोर्शंस होंगे। इपिडिडाइमिस जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट रीजन होगा। इसके क्या क्या काम होंगे इपिडिडाइमिस के वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? इपिडिडाइमिस जो है उसके जो पोर्शंस हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जो इसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोल रहे हैं कैपट इपिडिडाइमिस। सबसे ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोल रहे हैं कैपट इपिडिडाइमिस, सबसे ऊपर है और ये हाईली क्वाइल्ड है। समझ में आ रहा है? दिस इज हाईली क्वाइल्ड। उसके बाद से जो बीच वाला पोर्शन है, जो बॉडी है इसका, इसको बोल रहे हैं हम कॉर्पस इपिडिडाइमिस। कॉर्पस वर्ड का मतलब ही होता है बॉडी। और उसके बाद से जो सबसे लीस्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है, उसको बोल रहे हैं हम कॉडा इपिडिडाइमिस। कॉडा वर्ड का मतलब ही होता है टेल, है ना। और टेल कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है। यस और नो? तो इपिडिडाइमिस में 3 पोर्शंस होगा। सबसे पहला कैपट इपिडिडाइमिस जो सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड है। उसके बाद इसका जो बॉडी होगा दैट इज़ नोन एज कॉर्पस इपिडिडाइमिस। और जो सबसे लीस्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज कॉडा इपिडिडाइमिस। उसके बाद से स्ट्रक्चर जो कि निकल रहा होता है आपका, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? उसको हम बोल रहे थे वास डिफरेंस। ये आपका जो स्ट्रक्चर आया इसके बाद उसको हम क्या बोल रहे हैं? वास डिफरेंस।
और वास्ट डिफरेंस जो है इट लीव्स द स्क्रॉटम। समझ में आ रहा है? वास्ट डिफरेंस जो है वो स्क्रॉटम को लीव करेगा और वो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है या जो इंग्विनल कैनाल है उसके थ्रू ये क्या करेगा, इट विल एसेंड अप इनटू द एब्डोमेन, है ना। वास्ट डिफरेंस जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी आपने क्या समझा इसमें? आपने ये समझा कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, जो मिडिल कवरिंग है वो एक्चुअली में टेस्टिस को डिवाइड कर रहा है 250 कंपार्टमेंट्स में। एक टेस्टिस के अंदर की बात हो रही है और वो जो कंपार्टमेंट्स हैं उसको हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर तकरीबन 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम वो लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, राइट। उसके बाद से यहाँ से एक स्ट्रेट ट्यूब बाहर निकल रहा होता है, उस स्ट्रेट ट्यूब को हम ट्यूबलाई रेक्टाई बोलते हैं। उसके बाद से एक स्ट्रक्चर बनता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, उसको हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेकर जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है डक्ट सिस्टम का, उसको हम इपीडिडाइमिस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है एक्चुअली में, दिस इज़ इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस जो है उसके 3 रीजन्स हैं। जो सबसे ऊपर रीजन है कैप, उसको कैपट इपीडिडाइमिस बोलते हैं, जो हाईली क्वाइल्ड है। जिसका बॉडी है उसको कॉर्पस इपीडिडाइमिस बोल रहे हैं और जो टेल के रीजन के पास प्रेजेंट है उसको हम कॉर्डा इपीडिडाइमिस बोल रहे हैं। उसके बाद जो कॉर्डा इपीडाइमिस है उससे जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ, उसके बाद स्ट्रक्चर जो स्क्रोटम से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है स्पर्म को, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चन आएगा हु लीव्स द टेस्टिस, योर आंसर विल बी वासा इफ्रेंसिया। एंड अगर आपका क्वेश्चन आएगा हु लीव्स द स्क्रोटम, स्पर्म को स्क्रोटम से बाहर कौन निकाल रहा है, देन योर आंसर विल बी वास डिफरेंस। आई होप टिल नाउ आई एम वेरी क्लियर। आप 1 मिनट के लिए डायग्राम देखिए, ये इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे साथ साथ ही आप नोट्स बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप नोट्स साथ साथ में बनाओगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। समझ में आ रहा है? इस डायग्राम में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो दिस और आप इसको लिखिए और मुझे बताइए कि और इसको इम्प्रोवाइज़ कैसे किया जा सकता है मेरे लेक्चर्स को, है ना। तो इस चीज़ को भी आप मेंशन करिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो अगर हम इपीडिडाइमिस के बारे में लिखें, है ना, मैंने बोला था ना कि मैं आगे आपको लिखवाऊंगी चीज़ें। तो इपीडिडिमिस जो है, ये इपीडिडाइमिस जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, राइट। सबसे जो लंबा पोर्शन है इसमें ये कौन है, इपीडिडाइमिस है। कितने मीटर का है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर का है और ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया भी कि जो कैपट इपीडिडाइमिस है इसमें वो सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड होगा और यही वो जगह है जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होगा। प्लीज़ रिमेंबर, यहीं पर मैच्योरेशन होगा किसका, स्पर्म का। मैच्योरेशन जो है स्पर्म का वो कहाँ होगा, इपीडिडाइमिस में। और यहीं पर स्पर्म को मोटिलिटी मिलेगी, है ना। स्पर्म जो है वो मोटिलिटी भी कहाँ पर एक्वायर करेगा, वेयर नेम द प्लेस वेयर द स्पर्म विल एक्वायर मोटिलिटी, है ना। तो इस इपीडिडाइमिस ही वो जगह है जहाँ पर स्पर्म जो है वो मोटिलिटी एक्वायर करेगा टू फर्टिलाइज द ओवम, ओके। और मान लीजिए अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं हुआ, है ना, स्पर्म अगर इजैकुलेट नहीं हुआ, इफ़ नॉट इजैकुलेटेड, अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में स्पर्म बन जा रहा है, कई दिन लग जाते हैं स्पर्म को बनने में। और अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं हुआ तो ये वो जगह है जहाँ पर इपीडिडाइमिस ही वो जगह है जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्पर्म इफ़ नॉट इजैकुलेटेड इज़ डिस्ट्रॉयड हियर। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या सीखा, इपीडिडाइमिस जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रीजन है, हाईली क्वाइल्ड है, यहाँ स्पर्म मैच्योर होगा, मोटिलिटी एक्वायर करेगा। और इसमें कितने रीजन्स हैं, कितने पोर्शंस हैं, इसमें 3 रीजन्स हैं, है ना। आपने सीखा ना कि इसमें 3 रीजन्स होंगे, 3 एरियाज होंगे। कौन कौन से 3 एरियाज होंगे आपने पढ़ा कि एक तो होता है इसमें कैपट इपीडिडाइमिस, राइट। एक आपने क्या पढ़ा कि इसमें कैपट इपीडिडिमिस होता है। कैपट इपीडिडिमिस जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे एंटीरियर है, सबसे आगे है। ऑब्वियसली कैप जो होता है आप कहाँ पहनते हो,
सर पे पहनते हो, हेड के ऊपर पहनते हो, राइट। और ये जो है ये हाईली क्वाइल्ड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कैपेट एपिडीमिस होगा वो सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड होगा, हाईली क्वाइल्ड। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है दैट इज नोन एज कॉर्पस एपिडाइमिस। जो उसका बॉडी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एपिडीमिस बोलेंगे, ये एपिडीमिस है। और ये जो है आपका ये कॉर्पस एपिडीमिस क्या है, इसका बॉडी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो नेक्स्ट पोर्शन आता है उसके टेल के पास दैट इज नोन एज कॉर्डा एपिडीमिस। कॉर्डा एपिडीमिस जो है वो कहाँ पर है, एट टेल रीजन में है या बेस पे है, राइट। तो ये कहाँ पर है, एट टेल और यू कैन से एट बेस के रीजन पे है। और वास्ट डिफरेंस कहाँ से अराइज हो रहा है, बताइए वास्ट डिफरेंस कहाँ से अराइज होगा, कैपेट से, कॉर्पस से या कॉर्डा से? टेल मी, आप खुद सोच के बताओ। आप ये डायग्राम देखो, जो वास्ट डिफरेंस है ऑब्वियस सी बात है ये कॉर्डा एपिडाइमिस से ही वास्ट डिफरेंस जो है अराइज हो रहा है, यस और नो। तो वी कैन राइट, वी कैन मेंशन ओवर हियर कि वास्ट डिफरेंस जो है वासा डिफरेंशिया या इसको हम डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, वास्ट डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम हियर, यस और नो। वास्ट डिफरेंस जो है वो हमारा कॉर्डा एपिडाइमिस से ही अराइज होता है, अंडरस्टूड और नॉट। और कौन जो है वो टेस्टिस को लीव करेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वासा डिफरेंशिया विल लीव द टेस्टिस। और कौन जो है वो स्क्रोटम को लीव करेगा, देन योर आंसर विल बी वास्ट डिफरेंस लीव्स द स्क्रोटम, अंडरस्टूड। वास्ट डिफरेंस जो है वो क्या कर रहा है, इट असेंड्स अप इन द स्क्रोटम, है ना। वो स्क्रोटम से ऊपर की तरफ मूव आएगा, है ना। एसेंड्स होके कहाँ जाएगा, एसेंड होके कहाँ जाएगा, एब्डोमेन में आएगा, अंडरस्टूड और नॉट। ये कहाँ आएगा, वास्ट डिफरेंस एसेंड्स इन एब्डोमेन। तो वी कैन मेंशन जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस जो है इट एसेंड्स अप, ये एसेंड, एसेंड मतलब ऊपर की तरफ आना, कहाँ आएगा, ये एब्डोमेन में आएगा। इट एसेंड्स अप इन एब्डोमेन, ठीक है। किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू, जिसको अब हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड थ्रू आईसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसी, इंग्विनल कैनाल, या जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोल सकते हैं, अंडरस्टूड। तो वास्ट डिफरेंस जो है वो एब्डोमेन के अंदर आएगा, किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू या स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। और ये लूप करेगा एंड इट लूप्स ओवर, एंड इट लूप्स ओवर, एंड इट लूप्स ओवर व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। और वो किसके ऊपर लूप करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। समझ में आ रहा है ये आपको? ज़्यादा समझ में अगर नहीं आया है तो हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अगर हम लोग डायग्रामेटिकली बात करें, सपोज एक सेकेंड, तो सपोज दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड और वी कैन कॉल इट इंग्विनल कैनाल। पहले तो इसी को इंग्विनल कैनाल बोल रहे थे, है ना, इंग्विनल कैनाल है ये। अब यहाँ पर देयर इज ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये यूरेथ्रा हो गया। और यूरेथ्रा कहाँ से अराइज करता है, यू नो, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, वी नो वेरी वेल, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट करेगा। दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, अंडरस्टूड। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो टेम्पोररीली स्टोर होता है ना। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर क्या होता है, यूरिनेशन होगा। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिक्चुरेशन हो जाता है या यूरिन पास हो जाता है, जो आप लोगों ने एक्सक्रीटरी चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा होगा। अब क्या हो रहा है ना कि यहीं पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहीं पर देयर आर ग्लैंड्स प्रेजेंट। आपको मैंने 3 ग्लैंड्स के नाम बताए थे, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पर ही आपके ग्लैंड्स मौजूद हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक तो आपका बेसिकली लेट मी ड्रॉ, एक तो लीफ शेप्ड ग्लैंड मौजूद है यहाँ पर, दैट इज़ नोन एज सेमाइनल वेसाइकल, लाइक दिस। ये आपका लीफ शेप्ड ग्लैंड हो गया, सेमाइनल वेसाइकल, है ना। लीफ के आकार का ग्लैंड हो गया सेमाइनल वेसाइकल। उसके अलावा यहाँ पे सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, है ना। आपको मैंने बताया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल होता है, जो सेमाइनल वेसाइकल है वो आपका क्या होता है, बताइए।
जो सेमाइनल वेसाइकल है वो पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आपका सिंगल होता है, और यहाँ पे एक और पेयर्ड ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, ये चीज़ें आपको याद होगी अगर आपने प्रीवियस क्लास मेरा देखा है तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ नोन एज सेमाइनल वेसाइकल, और सेमाइनल वेसाइकल का नंबर कितना है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसका नंबर कितना हो गया 2। उसके बाद से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका नंबर कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनपेयर्ड है, इसका नंबर 1 है। और उसके बाद से नेक्स्ट ग्लैंड इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसको हम काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका बल्बो यूरिथ्रल, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट काउपर्स ग्लैंड। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी नंबर कितनी है, तो इसका नंबर भी होता है 2, समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको क्या समझाया है बेसिकली कि जो इंग्विनल कैनाल है उसके थ्रू जो वास्ट डिफरेंस है वो ऐसे असेंड अप कर रहा है ना, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू लूप कर रहा है, आप देखो इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यस और नो, यू कैन सी द डायग्राम। ऐसा नहीं सोचिएगा कि उसके अंदर जा रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है उसके ऊपर ऐसे लूप कर रहा है, इस तरह से ऐसे लूप कर रहा है लाइक दिस, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से वो लूप कर रहा है। और लास्ट में क्या हो रहा है ना कि ये स्वेल कर जा रहा है, इस जगह पर वो स्वेल कर जा रहा है, कौन, वास्ट डिफरेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है व्हाट इज दिस, दिस इज वास्ट डिफरेंस विच इज एक्चुअली ascending up in the abdomen and it is actually looping over the urinary bladder। और इसका ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज एम्प्यूला। एम्प्यूला में कई सारे स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं, अंडरस्टूड। एम्प्यूला जो है वास्ट डिफरेंस का, उस जगह पर कई सारे स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। और ये जो एम्प्यूला रीजन है, ठीक है, ये जो एम्प्यूला रीजन है इट एक्चुअली बाइंड्स और इट एक्चुअली कंबाइंस विद द, यू कैन से, ये जो आपका डक्ट है किसका, सेमाइनल वेसाइकल का, ये क्या है, दिस इज द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट, दिस इज डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट के साथ जो वास्ट डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, मर्ज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। वास्ट डिफरेंस का कौन सा रीजन मर्ज हो जा रहा है, तो वी कैन कॉल एम्प्यूला। वास्ट डिफरेंस का जो एम्प्यूला रीजन है वो एक्चुअली में क्या हो जा रहा है, वो मर्ज हो जा रहा है, किसके साथ मर्ज हो जा रहा है, तो सेमाइनल वेसाइकल के साथ, समझ में आ रहा है। वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल आपस में मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर जाके ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में। कहाँ पर जाके ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में। इस जगह पर जो यूरेथ्रा है, यहाँ पर जो यूरेथ्रा है वो प्रोस्टेट के नियर है, यस और नो। आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो यूरेथ्रा है वो प्रोस्टेट के नियर है, इसीलिए इसको हम प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं। यानी आपने क्या सीखा, आई एम रिपीटिंग, जिनको नहीं समझ में आया, आई एम सेइंग कि जो वास्ट डिफरेंस है वो एसेंड करेगा ऊपर की तरफ, एब्डोमेन में जाएगा एंड इट विल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। आप देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर वास्ट डिफरेंस जो है वो लूप कर रहा है। उसके बाद जो बेस होता है वास्ट डिफरेंस का वो स्वेल कर जाएगा, वो फूल जाएगा, और फूले हुए रीजन्स को वास्ट डिफरेंस के हम एम्प्यूला बोलेंगे। अब वास्ट डिफरेंस का ये जो फूला हुआ रीजन है, ये जो एम्प्यूला है, इट विल एक्चुअली ज्वाइन और इट विल एक्चुअली मर्ज विद द डक्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, not seminiferous tubule, sorry, it will merge with the duct of the seminal vesicle। ये जो लीफ शेप्ड ग्लैंड है, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसके डक्ट के साथ वास्ट डिफरेंस का एम्प्यूला मर्ज कर जाएगा और वो मिलकर बनाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ पर ओपन हो जाएगा, यूरेथ्रा में। कौन सी यूरेथ्रा में ओपन होगा, वो यूरेथ्रा में ओपन होगा जो प्रोस्टेट के नियर बाई है, इसीलिए उसको बोलेंगे हम प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। अंडरस्टूड और नॉट, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। देखिए जब तक वास्ट डिफरेंस में चीज़ें थी तब तक हम उसको स्पर्म बोल रहे थे, लेकिन सेमाइनल वेसाइकल से उसको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे सेमाइनल प्लाज्मा,
फ्रक्टोज, कई इंजाइम्स, है ना, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इजैकुलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो रहा है तो अब हम उसको सिर्फ स्पर्म नहीं बोलेंगे, उसको हम अब सीमेन के नाम देने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तक जब तक समझिए फिर से, जब तक वास्ट डिफरेंस में चीज़ें थी तब तक हम उसको स्पर्म बोल रहे थे, लेकिन अब हम उसको स्पर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब स्पर्म से वो चीज़ें बढ़ गई हैं। कैसे? तो सेमाइनल वेसाइकल से भी उसको चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें उससे मिलेंगी वो हम लोग आगे अभी बात करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या सीखा? जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कैसे बन रहा है? टेल मी, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाउ इज इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म्ड? तो लेट मी राइट ओवर हियर। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट जो है इट इज फॉर्म्ड, कैसे बन रहा है ये आप लोग खुद बताओ। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। तो इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। किसके फ्यूजन से बन रहा है ये? किसके फ्यूजन या किसके यूनियन से बन रहा है? दो लोगों के यूनियन से बन रहा है ना? दो लोगों के फ्यूजन से बन रहा है। एक तो वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस में कौन सा चीज़ है जो उसके जिसके साथ वो मिलेगा? एम्प्यूला। जो सोलन पार्ट है वास्ट डिफरेंस का एम्प्यूला। और कौन? डक्ट। किसका डक्ट? किसका डक्ट बताइए? सेमाइनल वेसाइकल का, राइट? सेमाइनल वेसाइकल का जो डक्ट है उसके साथ जब वास्ट डिफरेंस मिलेगा तो जो डक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। अंडरस्टूड? और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ ओपन होगा? इजैकुलेटरी डक्ट जो है इट ओपन्स इन टू प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। आपका एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ यूरेथ्रा लिख रहा है, बट यूरेथ्रा बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यूरेथ्रा है वो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कहलाता है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नीचे है या उसके नज़दीक है उसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलेंगे। और मेल के अंदर जो पेनिस में यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा उसको हम पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ रिमेंबर, is this clear or not? yes or no? I hope you know that, आपको याद होगा, ठीक है? अब यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को एक और चीज़ बता दिया जाए। डक्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, है ना, थोड़ा सा आपको और ये भी नॉलेज होना चाहिए। अगर हम डक्ट सिस्टम की बात करें तो यू मस्ट नो दैट 2 प्रकार के डक्ट सिस्टम होते हैं, एक मेल में एक फीमेल में, है ना? एक होता है वुल्फियन डक्ट, एक होगा वुल्फियन डक्ट सिस्टम, और दूसरा होता है मुलेरियन डक्ट। समझ में आ रहा है? एक वुल्फियन डक्ट सिस्टम होता है और एक होता है मुलेरियन डक्ट सिस्टम, जो मेल का डक्ट सिस्टम बनाता है। जैसे कि जो मेल का अगर हम लोग बात करेंगे वास डिफरेंस बनाएगा, इपिडाइमिस बनाएगा, सेमाइनल वेसाइकल बनाएगा, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वुल्फियन डक्ट, है ना? वुल्फियन डक्ट। तो ये क्या बना रहा है? इट फॉर्म्स मेल डक्ट सिस्टम, ठीक है? देखो W से वुमेन नहीं याद रखना है, W से आपको वुल्फियन डक्ट में वुमेन नहीं याद रखना है, यानी ये ऐसा नहीं याद रखिएगा कि ये फीमेल डक्ट सिस्टम बना रहा है, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वुल्फियन डक्ट जो है वो मेल डक्ट सिस्टम है और वो क्या बना रहा है? बेसिकली मेल का जो डक्ट सिस्टम है वो बना रहा है। ऐसे याद रखो, वुल्फ जो है वो लड़का है, ठीक है? नो ऑफेंस टू द बॉयज, प्लीज डोंट टेक इट मतलब इन सीरियस वे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न फ्रॉम दिस ट्रिक। वुल्फ मतलब लड़का, यहाँ पे ऐसे याद रखो, तो उससे आपको वुल्फियन डक्ट याद रहेगा कि वो जो वुल्फियन डक्ट है वो क्या बना रहा होता है? बेसिकली मेल डक्ट सिस्टम बना रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वास डिफरेंस बना देगा, ठीक है? वास डिफरेंस बना सकता है ये। इपिडिडाइमिस, है ना? देन यू कैन से सेमाइनल वेसाइकल एटसेट्रा। मुलेरियन डक्ट क्या बना रहा होगा? फीमेल डक्ट सिस्टम। अंडरस्टूड? ये क्या बना रहा होगा? ये फीमेल डक्ट सिस्टम बना रहा होगा। तो सो फार अभी आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने क्या सीखा अभी तक? अभी आपने सीखा कि जो स्पर्म है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस बताओ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाएगा जो स्ट्रेट ट्यूब है, फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में जाएगा जिसको हम रेटेटेस्टिस बोलते हैं, फिर टेस्टिस से बाहर लेकर जाएगा स्पर्म को, कौन? उसको हम वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं।
उसके बाद से सबसे लॉन्गेस्ट रीजन बनेगा जो 6 मीटर लॉन्ग है, उसको हम इपीडिडाइमिस बोलते हैं। इपीडिडाइमिस के कॉर्डा रीजन से जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है इट विल असेंड अप इन द एब्डोमेन एंड इट विल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट से बना है। इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होगा। यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ पे है। यहाँ पे जो नियर बाई बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो यूरेथ्रा होगा वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहलाएगा। और उसके बाद से पेनिस होगा, इधर इस साइड में पेनिस होगा, और पेनिस में जो यूरेथ्रा रन करेगा उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलेंगे। और यूरेथ्रा का जो सबसे लास्ट पोर्शन है जिससे यूरिन या फिर जिससे सीमेन बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यूरिन और सीमेन इन केस ऑफ मेल्स सेम पैसेज से निकलता है और वो होता है यूरेथ्रा। इन केस ऑफ मेल्स है ना, पेनाइल यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज। और पेनाइल यूरेथ्रा बोलने की जरूरत भी नहीं है, वैसे यूरेथ्रा ही बोलना चाहिए। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एज वेल एज यूरिन। अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन दोनों अलग अलग समय पर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो पीएच होता है वो अलग होता है। जो सीमेन होता है उसका पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.8 तक होता है, और जो आपका यूरिन है उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है 6.0। अंडरस्टूड? उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, अगर नॉट यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म अगर हम लोग पूछें, है ना, अगर एक सीक्वेंस पूछे एग्जामिनर कि ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन बताइए, नॉट यूरिन, बार बार मैं यूरिन बोल दे रही हूँ उसके लिए सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट स्पर्म का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह है जहाँ पर स्पर्म बनेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा फिर बताओ? एक स्ट्रेट ट्यूब में जाएगा, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, यू रिमेंबर आई गेस। उसके बाद नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं रेटेटेस्टिस। उसके बाद से कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा बताओ? हु विल लीव द टेस्टिस? तो दैट आंसर विल बी वासा इफरेंशिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या आएगा? इपीडिडिमिस। इपीडिडिमिस जो है वो वासा इफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया के बीच में है, प्लीज़ याद रखिएगा, यस। उसके बाद इपीडिडिमिस के बाद क्या आएगा? वास डिफरेंस, जिसको डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया के नाम से भी जानते हैं। वास डिफरेंस जो है उसके बाद से क्या आता है? वास डिफरेंस जो है वो सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट के साथ फ्यूज करके बनाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट का नंबर कितना होगा अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी इजैकुलेटरी डक्ट इज प्रेजेंट? ऑब्वियसली 2। समझ में आ रहा है? 2 इजैकुलेटरी डक्ट 2 है, वास डिफरेंस भी 2 है। अंडरस्टूड? प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है? 1। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होगा? ऑब्वियसली यूरेथ्रा में, दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के नियर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्या होगा आपका? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो आपका सबसे शॉर्टेस्ट यूरेथ्रा है, सबसे छोटा यूरेथ्रा जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नियर होगा। अंडरस्टूड? दिस इज द शॉर्टेस्ट। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद क्या आ जाएगा आपका? पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। ये पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो पेनिस के अंदर मौजूद होगा और यही सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगा। अंडरस्टूड? पेनाइल यूरेथ्रा नाम से ही पता चल रहा है कि पेनिस में है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट। अंडरस्टूड? मेल में यूरेथ्रा बड़ा होगा फीमेल के कंडीशन में। मेल यूरेथ्रा 20 to 25 सेंटीमीटर का हो सकता है, फीमेल यूरेथ्रा जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर ही होगा बिकॉज ऑफ द पेनिस का प्रेजेंस इन केस ऑफ मेल। अंडरस्टूड? उसके बाद से पेनाइल यूरेथ्रा से जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाएगा, जो लास्ट ओपनिंग होगी जिससे स्पर्म बाहर निकलेगा उसको हम यूरेथ्रल मिएटस बोलेंगे। इसका डायग्राम भी मैं आगे चलकर जब पेनिस पढ़ेंगे तो बता दूंगी, या इसी को हम बोल सकते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यूरेथ्रल मिएटस या यूरेथ्रल ऑरिफाइस। तो आपने क्या सीखा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा इफरेंशिया, इपीडिडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट,
प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीएटस। यूरेथ्रा भी एक प्रकार का डक्ट है जो मैंने कल के क्लास में यानी जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों यूरेथ्रा देकर ही एग्जामिनर पूछे, तो इसमें इजैकुलेटरी डक्ट के बाद डायरेक्टली यूरेथ्रा लिख सकता है, वो भी सही होगा। अब इसमें जो फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का वो ये होता है कि मान लीजिए अगर हम रीटी टेस्टिस को हटा देते हैं तो क्या होगा उस कंडीशन में, कहाँ से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है स्पर्म का वो रुक जाएगा। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ट्यूबुलाई रेक्टाई से वासा इफ्रेंशिया में स्पर्म नहीं जाएगा, राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि वासा इफ्रेंशिया को अगर हम लोग ब्लॉक कर दें या रिमूव कर दें तो उस समय जो स्पर्म है वो कहाँ से कहाँ मूव नहीं करेगा, तो आप बोलोगे रेटे टेस्टिस से, या टेस्टिस भी दे सकता है एग्जामिनर, जरूरी नहीं रेटे लगाएगा आगे। आप बोल तो आपका आंसर होगा कि टेस्टिस से इपिडिडिमिस में स्पर्म जो है वो मूव नहीं करेगा अगर हमने वासा इफ्रेंशिया को ब्लॉक कर दिया तो। समझ में आ रहा है, अगर वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक हो गया तो टेस्टिस या रेटे टेस्टिस से स्पर्म जो है वो इपिडिडिमिस में मूव नहीं करेगा। अगर आपने इपिडिडिमिस को ब्लॉक कर दिया तो वासा इफ्रेंशिया से वास डिफरेंस में जो स्पर्म है वो मूव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर्स का, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, किसका क्या काम है। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, उनका क्या काम है वो भी हम लोग देख सकते हैं। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सेमाइनल वेसाइकल। ग्लैंड्स में आपको मैंने 3 ग्लैंड्स बताया था, राइट, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो सेमाइनल वेसाइकल है ऑब्वियसली इट इज़ अ पेयर्ड ग्लैंड, है ना। ये क्या है, ये 2 है नंबर में, और ये कहाँ पे मौजूद है, टू डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। डॉर्सो मतलब ऊपर और लैटरल मतलब साइड में, ठीक है। डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ये लोकेटेड है। ये आपसे लोकेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बस नॉलेज पर्पस के लिए आप याद रखो कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड यू कैन से एट द डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये किस शेप का है, इट इज़ लीफ शेप्ड, पत्ते के आकार का ग्लैंड है ये, लीफ शेप्ड ग्लैंड है ये। अंडरस्टूड। एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन द सेमाइनल प्लाज्मा। देखिए सीमन होता है, एक चीज़ होता है ना सीमन, जो लड़कों के अंदर इजैकुलेशन के समय रिलीज़ होगा, लड़कों में जो इजैकुलेशन के समय रिलीज़ होता है ना उसको हम सीमेन बोलते हैं, उसको स्पर्म नहीं बोला जाता एक्चुअली में, उसमें सीमेन होता है। और सीमेन में क्या होता है ना 100% सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ठीक है, लिक्विड होता है सेमाइनल प्लाज्मा, और उसमें ना 10% स्पर्म होता है। कितना परसेंट स्पर्म होगा सीमेन के अंदर, 10% ही स्पर्म होगा। और सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है उसका सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन देता है आपका, सेमाइनल वेसाइकल। अंडरस्टूड। तो जो सेमाइनल वेसाइकल है इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सबसे अधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन सेमाइनल प्लाज्मा, इसका जो कंट्रीब्यूशन है सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर वो सबसे ज़्यादा है। यानी किसका कंट्रीब्यूशन सेमाइनल प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा है, तो सेमाइनल वेसाइकल का अप्रॉक्सीमेटली 60% to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सेमाइनल प्लाज्मा में वो किसका है, सेमाइनल वेसाइकल का। समझ में आया। और ये जो सेमाइनल वेसाइकल है इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज भी पाया जाता है। इसके सिक्रीशन में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। प्लीज़ रिमेंबर फ्रक्टोज जो है ये क्या देता है, ये खाना देगा किसको, स्पर्म को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, यस किसको बताओ, स्पर्म को। फ्रक्टोज जो है इट एक्ट एज फ्यूल फॉर स्पर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। और फ्रक्टोज का जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन देता है, कहाँ से आ रहा है फ्रक्टोज का कंट्रीब्यूशन, सेमाइनल वेसाइकल से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो फ्रक्टोज है वो सिर्फ मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पाया जा रहा है, यानी सीमेन के अंदर फ्रक्टोज का प्रेजेंस होगा और ये फ्रक्टोज सेमाइनल वेसाइकल से आएगा। लड़कियों के कंडीशन में, गर्ल्स में फ्रक्टोज नहीं पाया जाएगा। उनका जो वेजाइना है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। समझ में आया। फ्रक्टोज आप सभी को मालूम है ये एक मोनोसेक्राइड है ना,
एक मोनोसेक्राइड है, जैसे ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है, वैसे ही फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है और ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है ना, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। ग्रेप्स को छोड़ के बाकी फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाया जाता है ना, ग्रेप्स में ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। लेकिन बाकी जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, उसमें फ्रक्टोज का प्रेजेंस होता है। और उसके अलावा जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। तो अगर किसी फीमेल का रेप हुआ है ना, अगर कोई फीमेल का रेप हुआ है और वो अगर जाती है केस करने के लिए इंस्पेक्टर के पास या किसी यू कैन से थाने में कि मेरा रेप हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके वेजाइनल स्वैब से बेसिकली फ्रक्टोज का सैंपल चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रेप हुआ होगा और रेपिस्ट ने अगर कोई बैरियर नहीं यूज़ किया होगा, जैसे कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो जो फीमेल के वेजाइना है उसमें फ्रक्टोज का सैंपल मिल सकता है। और अगर फ्रक्टोज का सैंपल मिला, इसका मतलब कि देयर कैन बी ए चांस ऑफ रेप, है ना। अब रेप जो है वो सच में हुआ है या मर्जी से हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, लेकिन ये तय हो जाएगा कि येस इंसेमिनेशन हैज़ अकर्ड, बिकॉज जो फ्रक्टोज है इट इज़ फाउंड ओनली इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आई होप आई एम वेरी क्लियर। उसके अलावा इसके सिक्रीशंस में और क्या होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो एक हार्मोन है, अंडरस्टूड, जो बेसिकली एराकिडोनिक एसिड से बनता है। एराकिडोनिक एसिड आपने शायद बायोमॉलिक्यूल्स में ज़रूर पढ़ा होगा, प्यूफा में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो 20 कार्बन होता है, 4 डबल बॉन्ड होता है ना, इन केस ऑफ एराकिडोनिक एसिड। फिर इनोसिटॉल पाया जाएगा, ठीक है, इनोसिटॉल। सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कौन सा एसिड पाया जाएगा सीमेन के अंदर, तो योर आंसर विल बी सिट्रिक एसिड, सिट्रेट पाया जाता है। और कई सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये इतना बारीकी से क्वेश्चन तो नहीं आता, बट यस अगर आप पढ़ते हो, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कोई भी यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। समझ में आ रहा है? आपको हर चीज़ अच्छे से मालूम ज़रूर होनी चाहिए। तो जो आपका सेमाइनल वेसाइकल है ये लीफ शेप्ड है, अंडरस्टूड। उसके अलावा ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, डॉर्सोलैटरल साइड पे प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर के, और सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट के साथ ही मिलकर वास्ट डिफरेंस जो है इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, जो कि यू कैन से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। आई होप यू आर राइटिंग द नोट्स ऑल्सो विथ मी। तो नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पे जो फेवरेट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो आपका अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड कौन सा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है कि अनपेयर्ड है और यू कैन से ये सिंगल है। समझ में आ रहा है? ये अनपेयर्ड या सिंगल हो गया। उसके अलावा ये कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड है ये। तो इट इज लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड है। और इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है सेमाइनल प्लाज्मा में? आपने पढ़ा कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेमाइनल प्लाज्मा का सेमाइनल वेसाइकल से आ जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इट कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 30%। किसका? ऑफ सेमाइनल डिस्चार्ज। सेमाइनल डिस्चार्ज का 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। समझ में आ रहा है? 30% जो कंट्रीब्यूशन है सेमाइनल डिस्चार्ज का दैट कम्स फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी की वजह से जो सीमेन है वो मिल्की होता है, मिल्की सिक्रीशन। तो ये जो है ये मिल्की सिक्रीशन देगा किसको? सीमेन को। जो कलर होता है सीमेन का वो वाइट होता है ना, स्टिकी भी होता है। तो वो सब चीज़ें वाइट सिक्रीशन या स्टिकी जो है वो किसकी वजह से होता है बेसिकली? तो बताओ आप, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। समझ में आया? यही जो है ये वाइटिश अपीयरेंस देता है, कैल्शियम वगैरह भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज काउपर्स ग्लैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? काउपर्स ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे।
जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये आपका क्या काम कर रहा होता है, तो ये भी आपका सबसे पहले पेयर्ड होता है। समझ में आ रहा है, ये भी आपका क्या है, पेयर्ड है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने पहले भी आपको बताया, इट इज लोकेटेड इन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कौन सा यूरेथ्रा था, जो सबसे शॉर्टेस्ट था, है ना, जो शॉर्टेस्ट यूरेथ्रा था वो कौन सा यूरेथ्रा था, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इट वाज द शॉर्टेस्ट यूरेथ्रा, राइट। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो शॉर्टेस्ट यूरेथ्रा था। और ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये लोकेटेड है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, एंड इट ओपन्स इन पेनाइल यूरेथ्रा। ओपन कहाँ पे हो रहा है, ये पेनाइल यूरेथ्रा में, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है याद रखने के लिए, बट येस फॉर योर नॉलेज यू शुड नो दिस दैट इट इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, हाउएवर इट ओपन्स इन द पेनाइल यूरेथ्रा। इसका क्या काम होता है, तो आपको मालूम है कि यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन। तो ये क्या कर रहा होता है ना, ये एसिडिटी जो है यूरेथ्रा की उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। ये क्या कर रहा है, इट न्यूट्रलाइजेस, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्या न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिडिटी। किसका, यूरेथ्रा का। एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, अगर क्वेश्चन आता है हु न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, तो योर आंसर विल बी काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जो है वो आपका यू कैन से न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, और ये क्लियर कर रहा है यूरेथ्रा को फॉर द पैसेज ऑफ सीमेन। अंडरस्टूड, एंड इट क्लियर्स यूरेथ्रा, और ये क्लियर कर रहा है किसको, यूरेथ्रा को, फॉर द पैसेज ऑफ सीमेन, फॉर द पैसेज ऑफ सीमेन। उसके अलावा इसका जो मेन काम है ना, इसका मेन काम क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मेन क्या काम क्या है, जो कि एनसीईआरटी बुक लिख रही है, तो ये सिक्रीट कर रहा है म्यूकस। प्लीज रिमेंबर, इट सिक्रीट्स म्यूकस। ये क्या कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है म्यूकस। म्यूकस एक स्लिपरी सबस्टांस है, एक चिपचिपा सबस्टांस है ना, टू लुब्रिकेट द पेनिस, टू लुब्रिकेट पेनिस। पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए, क्यों, किस समय, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग क्वाइटस। समझ में आ रहा है, क्वाइटस मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है, ठीक है। और ये म्यूकस कौन सिक्रीट कर रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपने क्या सीखा कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो लुब्रिकेट कर रहा है पेनिस को ड्यूरिंग द क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। तो ये 3 ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसमें हमने पढ़ा कि सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है। ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद से सेमाइनल वेसाइकल लीफ शेप्ड है। सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट के साथ ही वास डिफरेंस का एम्प्यूला जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, और इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होता है। सेमाइनल वेसाइकल ही फ्रक्टोज दे रहा होता है, जो कि फ्यूल के जैसा एक्ट कर रहा है स्पर्म के लिए। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेमाइनल प्लाज्मा का सेमाइनल वेसाइकल ही देगा। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है, सिंगल है। ये बहुत बहुत अहम बात है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। और ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है सेमाइनल डिस्चार्ज का। जो सीमेन का कलर है वो वाइट होता है, मिल्की होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से ही होता है। उसके बाद हमने पढ़ा काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये बल्ब जैसा होता है ना। इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, वी कॉल्ड इट या वी नो इट बाय बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो। अंडरस्टूड। ये इसका मेन काम क्या है, तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस एक स्लिपरी सबस्टांस है जो लुब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस। उसके अलावा यूरेथ्रा का जो पीएच है वो एसिडिक होता है जब उससे यूरिन पास होता है। यूरिन का पीएच क्या होता है, 6.0। क्यों उसका पीएच 6.0 होता है, ड्यू टू सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आप लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है ना। ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपने पढ़ा होगा कि H+ का
के प्लस का या जो अमोनियम आयंस है उनका बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयंस की वजह से ही जो pH होता है यूरिन का वो एसिडिक होता है, वो 6.0 होता है। लेकिन इन केस ऑफ मेल्स उसी यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी पास करेगा और उसी यूरेथ्रा के थ्रू सीमेन भी पास करेगा। तो और दोनों अलग अलग समय पर पास करेंगे, एक समय पर पास नहीं कर रहे हैं। तो जो pH है उसको क्या होना पड़ेगा, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा यूरेथ्रा के, जब वहाँ से हम सीमेन पास करवाने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि जो सीमेन का pH है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.3 से 7.5 तक हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी आता है, यानी वो स्लाइटली एल्केलाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके pH को, जो यूरेथ्रा है उसके pH को न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन कर रहा है? तो काउपर्स ग्लैंड कर रहा है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं सीमेन के बारे में। देखिए यहाँ पे सीमेन के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं। तो सीमेन में दो चीज़ें हैं, वन इज सेमाइनल डिस्चार्ज। सेमाइनल डिस्चार्ज कितना परसेंट है सीमेन में? 90%। और इसमें क्या है? स्पर्म। स्पर्म कितना परसेंट है? 10%। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेमाइनल डिस्चार्ज का कौन दे रहा है बताइए? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल जो डिस्चार्ज है ना, सेमाइनल डिस्चार्ज का सिक्रीशन कहाँ से आ रहा है बताइए? सिक्रीशन आ रहा है मेल एसेसरी ग्लैंड्स के थ्रू, है ना, मेल एसेसरी ग्लैंड्स के थ्रू। और इसका pH क्या है? जो सीमेन है इसका pH क्या है? ये pH वैरी करता है फ्रॉम 7.3 टू 7.5। समझ में आ रहा है? यानी वी कैन से इट इज स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, इसका pH क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका pH क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अंडरस्टूड? अब हम लोग थोड़ा सा हार्मोनल फीडबैक भी पढ़ लेते हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा हार्मोनल फीडबैक भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द हार्मोनल फीडबैक ऑल्सो। तो देखो, जैसे ये आप मान लो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऑब्वियसली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसा नहीं दिखता। समझ में आ रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इट डज नॉट लुक्स लाइक दिस। ठीक, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये ऐसा तो नहीं दिखेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बनाई हूँ। तो अगर हम लोग हार्मोनल फीडबैक समझेंगे, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो सपोज दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ठीक, या अगर हम लोग बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी पहले, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे मौजूद होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर मौजूद होता है ना। तो उसके भी पहले हम लोग चलते हैं, चलो हम लोग इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल के तरफ से समझ के चलते हैं। सपोज दिस इज़ द टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? अभी आपको जस्ट पढ़ाया मैंने कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में करीब 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर मैं आपको 2 बना रही हूँ, ठीक है। आप एक भी बना सकते हो, एक से ज़्यादा भी बना सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बनाया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है, ठीक है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की मतलब कि स्ट्रक्चर वाइज मैंने इसको हाईली क्वाइल्ड नहीं बनाया है ना, समझाने के लिए आपको, ताकि आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं, ठीक। एक मान लीजिए इस तरह से सेल्स हैं, लाइक दिस, ठीक है। दे आर द कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि क्या बोले जा रहे होते हैं एक्चुअली में, दे आर नोन एज सर्टोली सेल। ये जो सेल मैंने बनाए हैं, ये जो सेल है इसको हम सर्टोली सेल बोल रहे हैं, इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं,
इसको हम सस्टेंटाक्यूलर सेल भी बोलते हैं, बट वो चीज़ें जो है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, वो अभी आपको ज़्यादा नहीं समझना है। उसके अलावा इसके साइड्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐसे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी मौजूद होंगे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे, और ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होंगे इसको हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल। समझ में आ रहा है? स्पर्मेटोगोनियम और सर्टोली सेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अंडरस्टूड, उसके अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है आपका स्पर्मेटोगोनियम जिसको मेल जर्म सेल बोलते हैं, जो बाद में स्पर्म बनाता है, और दूसरा होता है हमारा सर्टोली सेल जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं सर्टोली सेल के, वो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। सर्टोली सेल के अंदर ही स्पर्म का हेड जो है इस तरह से धंसा हुआ रहता है, इस तरह से धंसा हुआ रहता है। समझ में आया? और जो स्पर्म अंदर नहीं धंसा हुआ है न्यूट्रिशन के लिए, वो स्पर्म के अंदर आपस में वो लोग गैप जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो जो स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के अंदर धंसा हुआ है, उसको तो ईजिली न्यूट्रिशन मिल जाएगा सर्टोली सेल से। जैसे मान लीजिए ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है, और यहाँ पे स्पर्म का हेड ऐसे धंसा हुआ है, तो ये स्पर्म को तो ईजिली उससे न्यूट्रिशन मिल गया। लेकिन मान लीजिए कोई स्पर्म यहाँ पर ऐसे है, कोई स्पर्म यहाँ पर ऐसे है जो सर्टोली सेल के हेड के अंदर, जिसका हेड सर्टोली सेल में नहीं इम्बेडेड है, तो उसको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा? तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा गैप जंक्शंस के बारे में, है ना। गैप जंक्शंस क्या होते हैं? वो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल और कभी कभी बिगर मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो एक स्पर्म और दूसरा स्पर्म आपस में गैप जंक्शन से कनेक्टेड होता है, सो दैट अगर एक स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो दूसरे स्पर्म को ईजिली ट्रांसफ़र कर सके। उसके अलावा जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो आपस में टाइट जंक्शंस की मदद से कनेक्टेड होते हैं। टाइट जंक्शंस भी आपने कभी पढ़ा ही होगा ज़रूर, क्लास 11 में है ही जंक्शंस के बारे में, बट उतना आपको याद रखने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब उसके अलावा जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहाँ पर भी एक स्पेशल सेल्स होते हैं प्रेजेंट, है ना। ये देखिए ये सेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार शेप्ड होते हैं, मैं बस इसको ऐसे ही बना रही हूँ। स्टार मैंने अपने मन से, मेरा मन किया कि ये शेप देना है। इस सेल को हम बोल रहे हैं लेडिक सेल, या इसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हैं। इसको लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जानते हैं। इंटरस्टिशियल सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। तो ये जो लेडिक सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है, क्या ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मौजूद है? बताओ मुझे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मौजूद है ना? यस, दिख ही रहा है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मौजूद है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एसटी मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। यानी कहाँ पे एक्चुअली में लोकेटेड है? इंटर ट्यूबुलर स्पेस। इंटर ट्यूबुलर यानी ट्यूब्यूल के अंदर, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो स्पेस है वहाँ पर लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल लोकेटेड है। लेकिन क्या ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर लोकेटेड है? अगर ये क्वेश्चन आया तो आप बोलोगे यस, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो प्लीज़ रिमेंबर, क्या ये इंट्रा ट्यूबुलर स्पेस में लोकेटेड है? इंट्रा ट्यूबुलर स्पेस में आप बोलोगे नहीं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं लोकेटेड है। इंट्रा ट्यूबुलर का मतलब हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि ये नहीं लोकेटेड है, ये इंटर ट्यूबुलर स्पेस में लोकेटेड है। अंडरस्टूड? समझ में आया? मैंने फिर से क्या बताया, फिर से बोलती हूँ। मैंने बोला कि जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में तकरीबन 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जो एक्चुअली में हाईली क्वाइल्ड है। मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, आपको समझाने के लिए बस। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, वही स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म बनाता है, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। आई थिंक इतनी बातें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हो रहा है ना, जब प्यूबर्टी हिट कर रहा है किसी लड़के में, जब प्यूबर्टी हिट कर रहा है एट प्यूबर्टी, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, प्यूबर्टी के समय क्या हो रहा होता है, तो उस समय जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आप सभी को मालूम होगा ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। और हाइपोथैलेमस जो है वो एक एनाटॉमिकल कनेक्शन है किसके किसके बीच में, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के बीच में जो एनाटॉमिकल कनेक्शन है वो हाइपोथैलेमस है। इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। समझ में आया? तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम होता है GnRH। GnRH स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अंडरस्टूड? और ये जो GnRH है इट विल एक्ट ऑन द एडिनोहाइपोफाइसिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? GnRH विल एक्ट ऑन एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये 2 गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? 2 गोनाडोट्रोफिन्स। कौन से 2 गोनाडोट्रोफिन्स ये रिलीज करता है? एक है LH और दूसरा होता है आपका FSH। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा, ठीक। GnRH will act on the anterior pituitary to release 2 gonadotrophins. One is LH. Okay, ये जो LH है it will act on the Leydig cell. समझ में आया? जो LH है वो एक्ट करेगा Leydig सेल पे और FSH जो है ये बेसिकली एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल पे एक्ट करके FSH क्या काम करेगा वो बाद की बात है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। लेकिन LH इज एक्टिंग ऑन द Leydig सेल या Leydig सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, राइट। Leydig सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल बोल रहे हैं और LH उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग LH को मेल के केस में हम ICSH बोलते हैं। ICSH का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ रहा है? जो ICSH है, ICSH मतलब कि ये आपका LH ही है। LH को ही हम ICSH बोल रहे हैं मेल में। क्यों? क्योंकि आपका जो LH है या ICSH है इट इज़ एक्टिंग ऑन द इंटरस्टिशियल सेल। समझ में आ रहा है? और इंटरस्टिशियल सेल कौन है? इंटरस्टिशियल सेल है Leydig सेल। तो LH जो है उसी को हम लोग मेल्स के केस में ICSH बोलते हैं इन मेल। समझ में आ रहा है? LH को ICSH किस में बोलेंगे? मेल्स में बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज़ एक्टिंग ऑन द इंटरस्टिशियल सेल। ये जो आपका इंटरस्टिशियल सेल है इसी के ऊपर LH विल एक्ट और इसीलिए इसको ICSH बोलते हैं। और इसके ऊपर एक्ट करके क्या करेगा ये जो LH है ये एक्ट करके क्या करेगा बताओ? Leydig सेल के ऊपर एक्ट करके क्या करेगा? तो ये हार्मोन्स बनाएगा। कौन से हार्मोन्स बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाएगा? देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना दिया। ये मान लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये मत सोच लेना ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, मैंने बस तुमको समझाने के लिए बताया। तो ये जो आपका Leydig सेल है वही बना रहा है क्या चीज़? टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ रहा है? ये जो Leydig सेल है बाबू ये क्या बना रहा है आपका? दिस इज मेकिंग व्हाट? दिस इज मेकिंग टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेन एंड्रोजन। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी है ना, हाइपोथैलेमस जो है इट विल एक्ट ऑन GnRH, सॉरी हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? GnRH, हाइपोथैलेमस। GnRH विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज 2 गोनाडोट्रोफिन्स, वन इज LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। LH को हम मेल के अंदर ICSH का नाम देते हैं, फीमेल में ये नाम नहीं देते क्योंकि LH जो है वो एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल पे और इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजेंस बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। इसीलिए LH को हम मेल में ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो आपका ICSH है वो Leydig सेल को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ चले जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में।
ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ चले जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या सपोर्ट करने के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो चला जाएगा कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और कुछ जो आपके टेस्टोस्टेरोन है दे विल गो इन द ब्लड वेसल्स ऑल्सो। कुछ टेस्टोस्टेरोन जो हैं दे विल ऑल्सो गो इन द ब्लड वेसल्स। वाई दे विल गो इन द ब्लड वेसल्स? ब्लड में क्यों चले जाएगा? टू सपोर्ट द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है जैसे प्यूबिक हेयर, मुस्टैच, बियर्ड, है ना, डीपनिंग ऑफ द वॉइस या लो पिच वॉइस, है ना, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, येस और नो, लिबिडो दैट इज मेल सेक्सुअल बिहेवियर, उसको लिबिडो बोलते हैं, LIBIDO। तो ये सब चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो ब्लड वेसल्स में भी जाएगा और जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी जाएगा टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया? तो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम अगेन रिपीटिंग, यानी ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ICSH और LH will act on the Leydig cell or you can say interstitial cell। और ये इंटरस्टिशियल सेल कहाँ लोकेटेड है? इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस दैट इज आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बट इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल। समझ में आ रहा है? और उससे क्या होगा? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जिसको क्या बोलते हैं हम? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? ये एक स्टीरॉइड हार्मोन है। आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये स्टीरॉइड हार्मोन होता है और जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसके प्रिकर्सर्स होता है कोलेस्टेरॉल। प्लीज रिमेंबर, कोलेस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स। अंडरस्टूड? जिसको नहीं पता है वो देखो, हम लोगों को रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेटेड है, वी शुड नो दिस ऑल्सो। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक स्टीरॉइड हार्मोन है और स्टीरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्टेरॉल। एंड हु इज द प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्टेरॉल? यू नो हु इज द प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्टेरॉल? एसिटिक एसिड। जिसको नहीं पता था वो आप पता कर लो। एसिटिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ ये क्या बोल सकते हैं? कोलेस्टेरॉल। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा एंड दिस टेस्टोस्टेरोन विल गो इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन। The testosterone will also go in the blood vessel to support the secondary sexual characters of the male, जैसे axial, facial या pubic hair growth, height का growth, low pitch hoarse, loud voice in the case of male, broadening of shoulders, beard, mustache, sexual behavior जिसको libido बोलेंगे, aggressive nature of the male। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेल्स का aggressive nature भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आता है। Understood? Is this clear? Tell me। इसीलिए जो आपका ऑक्स होता है, ऑक्स, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्स एंड बुल? देखो, जो काऊ का बच्चा होता है ना उसी को हम लोग बुल बोलते हैं, उसी को हम ऑक्स भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन बुल जो होता है वो फर्टाइल होता है और जो ऑक्स होता है ना वो स्टेराइल होगा। समझ में आ रहा? ऑक्स जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा स्टेराइल हो जाएगा। तो क्यों जो हमारा ऑक्स है वो स्टेराइल होता है? टेल मी, कैन आप लोगों को मालूम है क्यों जो ऑक्स होता है वो आपका स्टेराइल होता है? वाई इज ऑक्स स्टेराइल? क्योंकि जैसे मान लो अगर हम लोग पहले के समय में, अब तो ट्रैक्टर वगैरह का ज़माना है, ट्रैक्टर से लोग अपना प्लोइंग करते हैं, है ना, लेकिन पहले के ज़माने में ऑक्स जो है, बैल जिसको हिंदी में बोलते हैं बैल, समझ में आ रहा है ना? ऑक्स जो है उसको बैल बोलते हैं या उसको बुलॉक भी बोलते हैं। उससे खेती की जाती थी, उसके थ्रू खेती की जाती थी। तो अगर आप प्लोइंग के लिए बैल का इस्तेमाल करोगे तो, और अगर उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा तो वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होगा ना उसका, ऑब्वियसली। यस, उसका बिहेवियर जो होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा। इसीलिए जब काऊ का जो मेल बच्चा होता था, काऊ का जब मेल बच्चा होता था, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता था ना तो उसका हम कैस्ट्रेशन कर देते थे। कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टेस्टिस। जो काऊ का बच्चा होता था बुल, उसको अगर हम लोग कैस्ट्रेट कर देंगे, रिमूवल ऑफ टेस्टिस कर देंगे, तो वो जो कैस्ट्रेटेड बुल था उसको हम बोल रहे थे ऑक्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्स एंड बुल? तो बुल जो है उसमें हमने कैस्ट्रेशन नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अगर कैस्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं तो उसको बुल बोलेंगे।
और अगर कैस्ट्रेशन नहीं हुआ यानी कि टेस्टिस का रिमूवल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली द बुल विल बी फर्टाइल, है ना। तो कभी भी कोई काऊ है उसको प्रेग्नेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बुल का। लेकिन मान लीजिए अगर बुल के अंदर हमने कैस्ट्रेशन कर दिया यानी कि अगर टेस्टिस का रिमूवल कर दिया तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसी को हम बोलते हैं ऑक्स। ऑक्स जो होता है वो डोसाइल होता है। ऑक्स जो है वो क्या होता है? वो डोसाइल होता है। डोसाइल मतलब सबमिसिव इन नेचर। ये सबमिसिव होता है, वो एग्रेसिव नहीं होता है ऑक्स। क्यों? बिकॉज हमने उसमें कैस्ट्रेशन कर दिया है। कैस्ट्रेशन मतलब टेस्टिस का रिमूवल कर दिया है। टेस्टिस का रिमूवल करने की वजह से क्या हो गया कि उसका जो नेचर है वो आपका सबमिसिव हो गया, डोसाइल हो गया, एग्रेसिव नहीं रहा। अंडरस्टूड? पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी कोई अगर बच्चा होता था वो बहुत अच्छा गाना गाता था, अगर छोटे एज पे बहुत अच्छा गाना गाता था, क्वायर ग्रुप में अगर वो बच्चा होता था तो उस क्वायर ग्रुप के बच्चे का भी वो लोग कैस्ट्रेशन करा देते थे। क्यों उस बच्चे का कैस्ट्रेशन करा देते थे? क्योंकि आपको मालूम है कैस्ट्रेशन अगर हो जाएगा तो टेस्टिस रिमूवल हो जाएगा। टेस्टिस रिमूवल हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होगा तो वॉइस जो है वो डीपन नहीं होगा, वो लाउड नहीं होगा, और उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट वैसे ही रह जाएगी थ्रू आउट द लाइफ, विच वॉज रॉन्ग ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा वो लोग करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैस्ट्रेशन जो है इट वॉज परफॉर्म्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। इज दिस क्लियर और नॉट? इतनी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? टेल मी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम के बारे में, या जो मेल जर्म सेल है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे कि जो वी कैन से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें दो प्रकार के सेल होते हैं ना। इट इज़ लाइन बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। वन इज स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इसको हम और क्या बोल रहे होते हैं? इसको मेल जर्म सेल भी बोल रहे होते हैं। इसको और क्या बोल रहे हैं? इसको हम स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसमें ही आपका मियोसिस होता है लास्ट में। शुरू में तो माइटोसिस होता है, लास्ट में इसमें मियोसिस होगा, तो इसमें आपका क्या बनेगा? स्पर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या होता है? माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। इसका क्या है? प्लॉइडी बेसिकली। तो ये 46 क्रोमोसोम है इसमें, और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इज दिस क्लियर? ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये किसका बना हुआ है? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कि ये किसका बना हुआ है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। यस और नो? ये आपको मैंने बहुत पहले से बताया हुआ है कि सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का बना हुआ है। इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? बोथ, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। माइटोसिस कब हो रहा है? बिगिनिंग में, है ना। शुरुआत में इसमें क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। प्लीज़ रिमेंबर, शुरू में इसमें माइटोसिस हो रही है। कैसे माइटोसिस होगी ये सब हम लोगों आपको एक्सप्लेन करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक में। और इसमें क्या हो रहा है? एंड मियोसिस ऑल्सो। मियोसिस कब हो रहा है? लास्ट में। समझ में आ रहा है? आपका एनसीईआरटी का जो बुक है वो लिख भी रहा है कि स्पर्मेटोगोनियम फाइनली अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म। समझ में आ रहा है? क्या लाइन लिख रहा है एनसीईआरटी? क्या लाइन लिख रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम फाइनली अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। लास्ट में कौन सा डिवीजन हो रहा है उसमें? स्पर्मेटोगोनियम में मियोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या बन रहा है उससे? स्पर्म, टू फॉर्म स्पर्म। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। टेल मी, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको? सबको समझ में आ गई ये चीज़? यस और नो? तो स्पर्मेटोगोनियम में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्टोली सेल के बारे में। सर्टोली सेल में हमें थोड़ा ज़्यादा जानना होगा। इसको नर्स सेल भी बोलते हैं क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको सस्टेंटाक्यूलर सेल भी बोलते हैं, सस्टेंटाक्यूलर सेल के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। जो सर्टोली सेल है इसको सस्टेंटाक्यूलर सेल के नाम से भी जानेंगे, इसको नर्स सेल के भी नाम से जानेंगे। और ये किसका बना हुआ है? सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम का। ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सिंपल
कॉलमनार इपिथेलियम। ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ है ये? सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम का ये बना हुआ है। और ये जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस। ठीक है, दी सेल्स, ये जो सेल्स हैं सर्टोली सेल्स के, दी सेल्स दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विथ द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? टाइट जंक्शंस के हेल्प से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक दूसरे के साथ कौन से जंक्शन के हेल्प से कनेक्टेड है? टाइट जंक्शंस के हेल्प से कनेक्टेड है। इज दिस क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं किसका? बेसिकली यू कैन से सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल जो है उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल जो है ये अभी आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, मैं विदाउट एनी एडिटिंग या जो भी चीज़ें हैं मैं डायरेक्टली ऐसे लेक्चर ले रही हूँ। ठीक है, कोई एडिटिंग या कुछ भी अभी तक मैंने नहीं किया है अपने लेक्चर्स में, फ़िलहाल तो नहीं किया है। तो उस हिसाब से क्या बोलते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि हम जल्दी जल्दी में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। प्रिपरेशन करना है तो अच्छे से करना होगा, हर चीज़ हमें अच्छे से जाननी होगी, तभी एक अच्छा प्रिपरेशन हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या फंक्शन है? आपको मालूम है जो स्पर्म के हेड्स हैं दे आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल जो है इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ये आपको मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ कि जो स्पर्म के हेड हैं, स्पर्म हेड जो हैं आर एम्बेडेड, वो धसे हुए हैं। किसमें एम्बेडेड है? इन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? सर्टोली सेल कर रहा है। समझ में आ गया? सबसे पहला उसका काम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है नरिशमेंट का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके बाद से जो एक हार्मोन है दैट इज़ नोन एज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन है ये, इट इज़ अ गोनाडोट्रोफिन। तो FSH जो है इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। आपको मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था कि FSH जो है वो आपका सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा। ये देखिए, FSH विल एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, और वो कैसे काम करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। राइट, मैंने बोला था, तो वो चीज़ मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो FSH जो है इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। क्या करेगा एक्ट करके? FSH विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन, है ना? एक हार्मोन बनाएगा या एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम क्या होता है? ABP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABP? न्यूज़ चैनल वाला ABP नहीं है ये, है ना? ABP न्यूज़ नहीं है ये। ये ABP का क्या मतलब हो गया? इट इज़ नोन एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ABP? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो आपने पढ़ा ना कि जो LH है, LH जो है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, है ना? किसके ऊपर एक्ट करके? LH किसके ऊपर एक्ट करता है? LH एक्ट्स ऑन द इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, LH जो है या ICSH इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल टू प्रोड्यूस वॉज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होल्ड रह सके, कॉन्सेंट्रेट रह सके। समझ में आया? तो
टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कैसे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसके लिए एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है सर्टोली सेल। उस प्रोटीन का नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करता है, तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट करता है किसको, टेस्टोस्टेरोन को, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपका सपोर्ट हो सके या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सके। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी स्पर्म फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करने वाले हार्मोन्स कौन हैं, तो LH नहीं लिखना है आपको। समझ में आ रहा है, LH डायरेक्ट रोल नहीं प्ले कर रहा है, LH लेडिक सेल पे एक्ट करके तब टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। तो अगर डायरेक्ट रोल पूछेगा तो 1 इज टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज मेकिंग द स्पर्म, understood, and the second is FSH, because FSH is acting on Sertoli cell to produce what, ABP, that is androgen binding protein, which will concentrate the testosterone in the seminiferous tubule to support spermatogenesis। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कौन से दो हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करेंगे, ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में, हार्मोन्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ भी है कि टेस्टोस्टेरोन एंड follicle stimulating hormone, that is FSH, plays an important role in spermatogenesis। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़। ओके, तो ABP क्या कर रहा है, इट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट्स, क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ST मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या सपोर्ट करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, टू सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। उसके अलावा जो ये है, क्या बोल सकते हैं इसको, सर्टोली सेल है, ये रिलीज करता है कुछ फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटिड, वो स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटिड क्या होता है ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल विल रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है, टू सपोर्ट व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ स्टेप, समझ में आ रहा है, स्टेप किसका स्टेप है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा जो भी डेड या इंजर्ड सेल्स होते हैं स्पर्म के, जो भी डेड और इंजर्ड ये स्पर्म सेल्स हैं, उसको भी फैगोसाइटोसिस करेगा, कौन, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किसका फैगोसाइटोसिस करेगा, जो डेड और इंजर्ड स्पर्म सेल्स होंगे, डेड एंड इंजर्ड स्पर्म सेल्स, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस, है ना, ऑफ द डेड एंड इंजर्ड स्पर्म सेल्स। एनी डाउट, यस और नो, स्पर्म सेल्स जो डेड हो चुके हैं या इंजर्ड हो सके हैं, उसको भी ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। उसके अलावा देखिए, ब्लड में से कोई भी जो पैथोजन है या कोई हार्मफुल केमिकल है, वो ब्लड से टेस्टिस में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज टेस्टिस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर बनना चाहिए। देयर शुड बी अ बैरियर बिटवीन ब्लड एंड टेस्टिस। और वो बैरियर कौन बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है, ये हमारा बनाता है कौन, सर्टोली सेल। प्लीज़ रिमेंबर, इट फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है, जो कौन बनाता है, एस्ट्रोसाइट्स, है ना। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ग्लियल सेल्स में, नर्वस सिस्टम में, एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। उसी प्रकार से सर्टोली सेल फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। समझ में आ रहा है, सर्टोली सेल क्या बना रहा है, ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बना रहा है। उसके अलावा हम लोग क्या जान सकते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ, है ना, किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट अच्छा नहीं होता,
है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में प्रोड्यूस होगा देन व्हाट विल हैपन, सर्टोली सेल एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है इनहिबिन। सर्टोली सेल विल प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, एफएसएच को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, एफएसएच को इनहिबिट कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इनहिबिन हार्मोन जो है वो एफएसएच को इनहिबिट कर देगा। तो क्या बताया मैंने कि इफ टेस्टोस्टेरोन is produced in excess, सर्टोली सेल जो है ये प्रोड्यूस करेगा इनहिबिन हार्मोन। समझ में आ रहा है, इनहिबिन हार्मोन। और ये इनहिबिन हार्मोन क्या काम करता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, एफएसएच को। समझ में आ रहा है, ये इनहिबिट करेगा किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एफएसएच को। और एफएसएच अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली अगर एफएसएच इनहिबिटेड है तो एबीपी दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। और अगर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा तो उस कंडीशन में स्पर्म ये टेस्टोस्टेरोन विल नॉट बी एबल टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो वी कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा फिर नहीं होगा। तो अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में प्रोड्यूस होगा तो FSH will be inhibited by the Sertoli cell. How it is inhibited? तो Sertoli cell will produce inhibin hormone and inhibin hormone will inhibit the FSH, क्योंकि दो हार्मोन ही है जो कि बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस को मेजॉरली यू कैन से सपोर्ट करता है। वन इज टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द मेन एंड्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो स्पर्म को बनाने में जो मेन हार्मोन्स हैं, अगर टू मेन हार्मोन्स का नाम लिया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, सो योर आंसर विल बी टेस्टोस्टेरोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ रहा है कि नहीं। देयर इज़ वन मोर फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, दैट इज़ कि ये रिलीज कर रहा है क्या चीज़, याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मेल में जो डक्ट होता है, मेल डक्ट सिस्टम को बनाने वाला जो डक्ट सिस्टम है, उस डक्ट सिस्टम का क्या नाम आपको पढ़ाया था, वुल्फियन डक्ट, है ना। मेल में जो डक्ट सिस्टम आपको पढ़ाया था वो कौन सा डक्ट सिस्टम था, दैट वाज वुल्फियन डक्ट। यहाँ देखिए आप लोग। और जो फीमेल डक्ट सिस्टम है उसको क्या बोल रहे थे हम, मुलेरियन डक्ट। यहाँ पर हम लोग मेल बना रहे हैं ना, मेल अगर बनना है तो हमें मुलेरियन डक्ट को ब्लॉक करना पड़ेगा या वुल्फियन डक्ट को ब्लॉक करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेल्स के कंडीशन में हमें यू कैन से मुलेरियन डक्ट को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल डक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो जो सर्टोली सेल है इट विल रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर और इट विल रिलीज एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स टू इनहिबिट द फीमेल डक्ट सिस्टम, ताकि मेल के केस में फीमेल का डक्ट सिस्टम ना बन सके। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सर्टोली सेल जो है ये रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एंटी मुलेरियन फैक्टर्स, एंटी मुलेरियन फैक्टर्स और यू कैन से हॉर्मोन्स। क्या करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। क्या इनहिबिट करने के लिए, फीमेल डक्ट सिस्टम, फीमेल डक्ट सिस्टम को इनहिबिट करने के लिए। तो ये सब जो है ये फंक्शंस हैं किसके, सर्टोली सेल के, जो आप इजीली मतलब याद कर सकते हो। बट सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग एक हार्मोनल फीडबैक पढ़ लेते हैं, है ना, इससे आपको चीज़ें और आसान लगने लगेंगी। अगर हम लोग हार्मोनल फीडबैक पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या बताया था मैंने कि हाइपोथैलेमस जो है विच इज़ द सुपर मास्टर ग्लैंड, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, GnRH दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो GnRH है वो एक्ट कर रहा होता है किसके ऊपर, एडिनो हाइपोफाइसिस दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है
है ना। हाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है, और एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये क्या कर रहा है, गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज कर रहा है। एक हो गया आपका LH, जिसको मेल के केस में क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है दैट इज नोन एज FSH। ये जो LH है, LH किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स ऑन, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली लेडिक सेल। लेडिक सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल बोल रहे हैं, और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल से क्या रिलीज करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहीं पर जो FSH है ना, FSH जो है इट एक्ट्स ऑन विच सेल, सर्टोली सेल। FSH किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है। और इससे दो चीज़ें निकल रही हैं, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा सर्टोली सेल क्या रिलीज कर सकता है, इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन और भी लोग रिलीज करते हैं, जैसे कॉर्पस लुटियम भी रिलीज करता है इनहिबिन हार्मोन, है ना। कॉर्पस लुटियम क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब यहाँ पर अगर जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक्सेस में रिलीज हो गया, इफ इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में रिलीज हो गया टेस्टोस्टेरोन, तो ये क्या करता है ना, ये निगेटिव फीडबैक देता है, किसको, एडिनो हाइपोफाइसिस को और हाइपोथैलेमस को, दोनों को। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो इट विल प्रोवाइड अ निगेटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस एज वेल एज ऑन एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं। GnRH किसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है या स्टिमुलेट कर रहा होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के ऊपर, और टेस्टोस्टेरोन अगर एक्सेस में होगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस दोनों को निगेटिव फीडबैक देगा, ताकि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो रुक सके। और अगर फिर से इनहिबिन कब रिलीज होगा, बताओ इनहिबिन कब रिलीज होगा, इफ टेस्टोस्टेरोन इज इन एक्सेस। अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में है, एक तो टेस्टोस्टेरोन खुद से निगेटिव फीडबैक दे सकता है, और उसके अलावा उसकी ये जो सर्टोली सेल है वो इनहिबिन प्रोड्यूस करके भी टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को कम कर सकता है। समझ में आ रहा है। ये जो आपका इनहिबिन है इट विल गिव निगेटिव फीडबैक ऑन FSH। समझ में आ रहा है, किसके ऊपर ये निगेटिव फीडबैक दे रहा है, FSH के ऊपर दे रहा है ना। मेनली फॉर क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस को भी ये निगेटिव फीडबैक दे रहा है, लेकिन मेनली LH के लिए कि FSH के लिए, बताइए। मेनली फॉर FSH। समझ में आ रहा है। और थोड़ा बहुत ये हाइपोथैलेमस को भी दे सकता है, बट आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि जो आपका इनहिबिन है ये टेस्टोस्टेरोन जब एक्सेस प्रोड्यूस होगा तो सर्टोली सेल प्रोड्यूस करेगा इनहिबिन, एंड इट विल गिव अ निगेटिव फीडबैक ऑन FSH, सो दैट फर्दर प्रोडक्शन जो है वो टेस्टोस्टेरोन का रुक सके। उसके अलावा कुछ वर्ड्स हमें जानना पड़ेगा, दैट इज वन इज जैसा कि मैंने बताया रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, है ना। कैस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। इसको ऑर्कियोडेक्टोमी भी बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस जो है उसको हम कैस्ट्रेशन बोलेंगे, है ना। ये सर्जिकली हो रहा है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, या इसको ऑर्कियोडेक्टोमी भी बोलते हैं। उसके अलावा एक और वर्ड आता है दैट इज बेसिकली नोन एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म मैंने बताया था इसके पहले कि जो टेस्टिस है 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड में, है ना, जब एक बच्चा अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो 7th मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड में जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन कर जाता है फ्रॉम द एब्डोमेन इन द स्क्रॉटम। लेकिन अगर टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं कर पाया, है ना, एब्डोमेन से स्क्रॉटम में, और अगर एब्डोमेन में ही रह गया तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। दैट मीन्स द टेस्टिस इज हिडन इन द एब्डोमेन ओनली, यानी कि फेलियर ऑफ द टेस्टिस, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन एब्डोमेन, तक वो डिसेंड नहीं, डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन, एक्चुअली फ्रॉम एब्डोमेन, फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में वो नहीं आ पाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। उस कंडीशन में जो मेल होगा, मेल वो कैसा होगा, वो स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, उसको बच्चे नहीं पैदा होंगे। क्यों, क्योंकि एब्डोमेन में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए।
ठीक है। और इसमें जो क्रिप्टोरकाइटिस मेल है उसके कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर का चांस भी ज़्यादा होगा। तो एक सर्जरी के थ्रू उसका जो यू कैन से टेस्टिस है उसको क्या किया जाता है, स्क्रोटम के अंदर लाया जाता है। समझ में आया? उस सर्जरी का नाम होता है ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी क्या है, ये आपके नीट के सिलेबस के अंदर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। ऑर्कियोपेक्सी जो है ये एक सर्जरी है व्हेन द अनडिसेंडेड टेस्टिस इज ब्रॉट इन स्क्रॉटम बाय सर्जरी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। समझ में ना व्हाट इज एक्चुअली ऑर्कियोपेक्सी? वी कैन मेंशन ओवर हियर दैट व्हेन द अनडिसेंडेड टेस्टिस इज ब्रॉट, किसके थ्रू वो नीचे आता है? इंग्विनल कैनाल के थ्रू ऑब्वियसली, इन स्क्रॉटम। कैसे हो रहा है ये? सर्जरी के माध्यम से हो रहा है, बाय सर्जरी। किस समय हो रहा है? ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो आई होप अभी जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको क्लियर हो गई। अगर आपको क्लियर हो गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग क्लासेस, है ना, जो उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनको ये एडवांटेज हो सके। तो आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उसको ये वीडियो जो है वो शेयर करिए। इट विल बी वेरी वेरी एडवांटेजियस फॉर देम एज वेल। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जो भी आपका कमेंट रहता है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी प्लीज़ उसमें लिखिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, ओके। और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि इसकी रीच बढ़ सके, है ना, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़ के थ्रू अपने नीट प्रिपरेशन में अच्छे से जुड़ सकें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे, पेनिस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एंड वी विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक, जो भी आपका कमेंट होता है उसको ज़रूर आप लिखिए। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।